तो आज का हमारा टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज। ये टॉपिक आपने टेंथ में भी पढ़ा हुआ है ना। तो स्टार्टिंग आपने टेंथ में क्या पढ़ा हुआ है, एपी। एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो भी आपने टेंथ में पढ़ा है स्टार्टिंग वैसी ही है, 11th में सेम स्टार्टिंग है, सभी फॉर्मूला सेम है। मतलब इनफैक्ट मैं आपको जो भी आज क्वेश्चंस कराऊंगा इट इज़ अ काइंड ऑफ रिवीजन ऑफ टेंथ क्लास, ठीक है। जो भी 11th क्लास में है स्टार्टिंग वहीं से होगी, टेंथ में जो भी आपने पढ़ा है वही फॉर्मूला है, कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। तो बहुत इजी टॉपिक है। लेट अस स्टार्ट सीक्वेंस एंड सीरीज। हालांकि टेंथ में आपको ये जो वर्ड सीक्वेंस एंड सीरीज ये नहीं बोला जाता था, उसमें एक चैप्टर था सिर्फ एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन अब क्या है कि आपके पास और भी बहुत सारी सीरीज हैं, अलग अलग प्रोग्रेशंस हैं, ठीक है। तो वो सभी अलग अलग टाइप के प्रोग्रेशंस को हम कंबाइन करके सीक्वेंस एंड सीरीज बोल देते हैं। अब सीक्वेंस या सीरीज में क्या फ़र्क है, क्या होता है सीक्वेंस, क्या सीरीज होता है, ठीक है। तो ये देखते हैं अभी हम। तो यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे जो भी टॉपिक्स हैं, फाइनाइट या इनफाइनाइट सीक्वेंस, फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और nth टर्म, फिर सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी, फिर अर्थमेटिक मीन एंड इंसर्शन ऑफ n अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स, और देन जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आज हम पढ़ेंगे। मे भी आज नहीं पढ़ पाएंगे इतने सारे, आज लेट अस सी कि आज कितना काम करते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है, इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है। मतलब यहाँ पे सीक्वेंस में जो भी उसकी डोमेन होती है वो सभी नेचुरल नंबर्स हम लेते हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ये पहला नंबर है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म ही हम कह सकते हैं, ऐसे नहीं कह सकते कि ये -1th टर्म है, ये -2th टर्म है, ऐसा तो बोला ही नहीं जा सकता, ठीक है। तो दैट्स वाई या 0th टर्म है, ठीक है। तो ये नहीं बोला जाता। हमें जो सीक्वेंस है वो हमेशा नेचुरल नंबर्स की होती है, ठीक है। मतलब ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इस तरह से 1 से शुरू होता है। जैसे ये A1 A2 A3 AN, ये क्या है, इट इज़ ए सीक्वेंस, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 ये सब क्या है, नेचुरल नंबर। ये इसके पैर में डाला हुआ है नंबर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है A1 का मतलब पहली टर्म, A के पैर में 2 का मतलब ये क्या है, दूसरी टर्म, फिर तीसरी टर्म एंड सो ऑन। फिर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सीक्वेंसेस क्या होता है। फाइनाइट सीक्वेंस जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो फिक्स्ड हैं, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स आर फिक्स्ड, मतलब यह नोन है, पता है आपको कि कितनी टर्म्स हैं। लेकिन इनफाइनाइट सीक्वेंस में क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है, नेवर एंडिंग। इनफाइनाइट मतलब जो कभी एंड ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो सीरीज क्या होता है, सबसे पहले ये देखो A1 A2 A3, इस तरह के जो पैटर्न है, ये कोई डेफिनेट मतलब के पैटर्न में अगर आपको लिखा जा रहा है ये एक सीक्वेंस है। लेकिन अगर हम इनको ऐड कर दें, ठीक है, सभी को ऐड कर दो, तो इस एक्सप्रेशन को हम सीरीज बोलते हैं, ठीक है। ध्यान से समझ लो सीक्वेंस और सीरीज में फ़र्क क्या है। सीक्वेंस तो केवल ऐसे जो भी टर्म्स हैं उनको ऐसे लिखा गया है, ऐसे रिप्रेजेंट किया है कॉमा डाल डाल के। लेकिन अगर उन सभी को हम ऐड कर दें तो उस एक्सप्रेशन को हम सीरीज बोलते हैं, राइट। तो हमारे पास अब सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इन शॉर्ट हम इसको एपी बोलते हैं। क्या होता है ये कि डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, ठीक है। कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तो डिफरेंस कांस्टेंट आएगा, ये सभी आपको पता ही है। तो डिफरेंस को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर जैसे फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस डी यानी A+2D, फिर A+3D,
तो इस तरह से अगर हम लिखें और सबको ऐड करें, नेक्स्ट टर्म अगर हमें बतानी nth टर्म बतानी है तो nth टर्म क्या होगी इसकी, a प्लस एन माइनस वन डी, दिस इज दी nth टर्म। nth टर्म किसकी, ऑफ AP। याद है ना सभी को? तो ये ध्यान में रखें, an का मतलब nth टर्म, और ये इस तरह से है, और d इसमें क्या है, कॉमन डिफरेंस, राइट। तो ये जनरल AP भी याद रखें, जनरल AP को हम इस तरह से लिखते हैं, a प्लस डी, a प्लस टू डी एंड सो ऑन, दिस इज द जनरल AP, ठीक है। और आपको याद होगा AP का, जैसे हम एग्जाम्पल देखें कि जैसे मैं लिख रहा हूँ 10, 20, 30, 40, ये क्या है, AP है, क्योंकि कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स में जो डिफरेंस आ रहा है सेम आ रहा है, दैट्स व्हाई इट इज़ एन AP। तो आई होप कि ये सारा कुछ आपको पता ही है। A को हम फर्स्ट टर्म कह देते हैं और इसको हम जनरल टर्म बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोई भी सीक्वेंस जो गिवन है वो AP है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा? एक तो हम देख के बता देते हैं भाई, अगर कोई कंसेक्यूटिव टर्म्स में डिफरेंस सेम आ रहा है तो वो AP है, ठीक है। तो एल्गोरिदम इसका क्या है, कोई भी सीक्वेंस आपके पास गिवन है तो हम उसकी जनरल टर्म निकाल लेते हैं और उसके बाद an+1 निकालते हैं नेक्स्ट टर्म, ठीक है। तो अब मतलब ये कैसे निकालेंगे, n को n+1 से रिप्लेस करके जनरल टर्म में, तो फिर इनका डिफरेंस हम फाइंड आउट करेंगे। अगर ये इंडिपेंडेंट ऑफ n हुआ, मतलब इसमें n वाली कोई भी टर्म नहीं हुई, तो वो गिवन सीक्वेंस क्या होगी, AP होगी। तो ये एक जनरल प्रोसीजर है, ठीक है। कोई भी टर्म को आपसे पूछा जाएगा कि भी ये बताओ कि ये वाली सीरीज AP है कि नहीं है, आप इस तरह से करो, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल लें, लेट अस टेक एन एग्जांपल, consider a sequence an इसमें गिवन है 3n+4, ठीक है। ये क्या है, an इज दी nth टर्म। अब आपको चेक करना है whether it is AP और नॉट, कहता है ये AP है कि नहीं है। तो हम पहले क्या करेंगे, an तो आपको गिवन है कितना, 3n+4। अब आप क्या करो, an+1 निकालो। तो कैसे निकालेंगे, जहां जहां n है उसकी जगह हम n+1 पुट कर देंगे। तो हमारे पास सॉल्व करके ये कितना आ गया, 3n+7। तो अब हम ये an+1 में से an माइनस कर दें, तो यानी 3n+7 में से 3n+4 माइनस कर दिया। तो देखो ये 3n कट जाएगा, 7 माइनस 4 कितना आ गया, 3 इज इंडिपेंडेंट ऑफ n, ठीक है। ये जो भी वैल्यू है इंडिपेंडेंट ऑफ n आ गया, तो इट मीन्स इट इज एन AP। और ये जो वैल्यू आई है ये क्या आ रही है, कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। ये जो भी वैल्यू आएगी अगर कांस्टेंट आएगी तो वो कॉमन डिफरेंस होगा, तो इट इज एन AP। ये जो है AP होगा, राइट। तो इस तरह से हम बताएंगे कि कोई भी जो सीरीज़ है या सीक्वेंस गिवन है वो AP है या नहीं है। फिर से देख लो, क्वेश्चन में nth टर्म या तो गिवन होगी या आपको निकालनी होगी, ठीक है। तो nth टर्म आपको निकालनी आती है, nth टर्म आपने निकाल ली, उसके बाद n+1 टर्म हम निकाल लेंगे, n को n की जगह n+1 रिप्लेस कर देंगे और फिर दोनों को माइनस करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी दैट इज़ द कॉमन डिफरेंस, अगर वो AP हुआ तो अगर वो AP ना हुआ तो फिर ये आपके पास कांस्टेंट नंबर नहीं आएगा, यहाँ आपके पास मे बी n में कोई वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, मतलब कांस्टेंट नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट ये सिलेक्शन ऑफ एन AP, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जनरल क्वेश्चन में ध्यान रखना है इसको, कि अगर
आपको नंबर ऑफ टर्म्स 3 गिवन है, 3 टर्म्स गिवन है क्वेश्चन में, तो आपने ये वाली 3 टर्म्स लेनी है एपी की। एक ए माइनस डी लेनी है, एक ए लेनी है, एक ए प्लस डी लेनी है, और इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है, डी, राइट। अगर 4 टर्म्स क्वेश्चन में हो तो आपने ये 4 टर्म्स कंसिडर करनी है, ठीक है। अब इसमें कॉमन डिफरेंस 2d है। और एक और ध्यान दो, इसमें जो फर्स्ट टर्म का अक्सर गड़बड़ हो जाती है, जैसे इस केस में फर्स्ट टर्म कितनी है, इसमें a माइनस डी है, a नहीं है, a माइनस डी ये फर्स्ट टर्म है यहाँ, ठीक है। इसी तरह से इसकी फर्स्ट टर्म ये वाली है, और कॉमन डिफरेंस इसमें d नहीं है, कंफ्यूजिंग है यहाँ पे बात, ये कॉमन डिफरेंस 2d है यहाँ, ठीक है। और नेक्स्ट, अगर 5 टर्म गिवन है तो आपने ये 5 टर्म लेनी है स्टैंडर्ड, जो एपी में सिलेक्ट करनी है आप, ठीक है। तो इसकी फर्स्ट टर्म a माइनस 2d है, और कॉमन डिफरेंस इसका d है, राइट। ये बात क्लियर है? यस सर। ओके। अच्छा, 6 टर्म का भी हो सकता है, वैसे इतना लंबा क्वेश्चन आता नहीं 6 टर्म वाला, जनरली 3 4 5 वाला ही आता है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, कहता है सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 45 एंड द सेकेंड नंबर इज थ्राइस द फर्स्ट नंबर, फाइंड द 3 नंबर्स, ठीक है। अब कहता है, अब क्वेश्चन में कहता है 3 नंबर्स एपी में है, उनका सम 45 है, तो 3 नंबर की बात की है, तो लेट द नंबर्स आर, एक a माइनस डी, एक a और एक a प्लस डी, ऐसे ले लिया, ठीक है। अब आगे हम सॉल्व करते हैं, इनका गिवन है कि भी तीनों का सम कितना है 45, तो सॉल्व किया तो d से d कैंसिल हो गया, तो अब यहाँ से a की वैल्यू आपके पास आ गई, a 15 आ गया। अब आगे क्या बोल रहा है वो, सेकेंड नंबर इज थ्राइस द फर्स्ट नंबर, मतलब ये जो सेकेंड नंबर है ये फर्स्ट नंबर का 3 टाइम्स है, ठीक है। तो a इक्वल टू 3 टाइम्स a माइनस डी, इसमें a की वैल्यू पुट करो तो d की वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो तीनों नंबर आपने बता देने अब कौन कौन से हैं, एक तो a माइनस डी यानी कि 15 माइनस 10, एक 5 हो गया, 15 हो गया, तीसरा 25 हो गया, राइट। बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल थी। आई होप कि इस तरह के क्वेश्चन आपने 10th में किए होंगे। नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एपी की, कहता है ए आपके पास, मान लो ये एक सीरीज़ है, एक्चुअली ये क्या है, जनरल टर्म ऑफ एपी है, ए है, ए प्लस डी, अगला ए प्लस 2d, ये nth टर्म है, ठीक है। तो अगर मैं सभी में कोई कांस्टेंट के ऐड करता हूँ हर एक टर्म में, ठीक है, तो क्या आएगा, तो नया कोई एपी सीरीज ए डैश, मैंने उसका नाम ले लिया, वो क्या आएगा, ए प्लस के, ए प्लस डी प्लस के एंड सो ऑन, मतलब सभी में अगर मैं के कुछ नंबर ऐड करूं, कोई भी कांस्टेंट नंबर, तो जो रिजल्टिंग सीरीज, ये नई सीरीज बन गई एक, तो ये भी एपी में होगी, ठीक है। क्योंकि सब में जो कॉमन डिफरेंस उसका क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। देखो इसमें से आप ये वाली टर्म माइनस करो तो कितना आता है कॉमन डिफरेंस, डी आता है। ऐसे ही उससे नेक्स्ट वाली टर्म में से ये वाली पीछे सेकेंड टर्म माइनस करेंगे, फिर से कॉमन डिफरेंस डी आता है। तो मतलब ये है कि अगर हम कोई भी कांस्टेंट टर्म किसी भी एपी में ऐड कर दें तो रिजल्टिंग सीरीज एपी रहती है, और कॉमन डिफरेंस में कोई फ़र्क नहीं आता, राइट। ये बात याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कि एपी में अगर कुछ भी ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, के, क्योंकि के कोई भी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट नंबर नेगेटिव भी हो सकता था, ठीक है। तो अगर मैंने एडिंग लिख दिया तो वो हम सब्ट्रैक्ट में भी इसको फॉलो कर सकते हैं, मतलब कोई भी नंबर ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो रिजल्टिंग जो है वो एपी ही रहेगा, ये याद रखनी है बात, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम देख सकते हैं इसका, जैसे एपी कोई सीरीज़ हम ले लेते हैं 2 4 6 8, ऐसे ये एपी सीरीज़ है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ ऐड 7 इन ऑल टर्म्स, कुछ भी नंबर ले लो, मान लो सब में 7 ऐड किया, तो क्या आएगा, न्यू एपी, नई एपी सीरीज़ कौन सी बनेगी, 7 + 2 9, 9 + 4 सॉरी 7 + 4 11,
फिर 13, फिर 15, ये बन गई। तो इसमें कॉमन डिफरेंस ये भी देखो AP ही रही बनी ना, तो इसका भी कॉमन डिफरेंस जो है क्या आ रहा है, सब में 2 आ रहा है, इसका भी और ऊपर वाले का भी। तो मतलब कुछ भी ऐड करो या कुछ भी सब्ट्रैक्ट करो, आपके पास जो रिजल्टिंग AP होती है, मतलब जो रिजल्टिंग सीरीज होती है वो AP ही बनती है, और कॉमन डिफरेंस उसका उतना ही होता है जितना गिवन का हो। सिमिलरली अगर आपके पास ऐसे कोई AP है, कोई भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, कोई नॉन ज़ीरो नंबर से, ठीक है, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें एक ही बात है, ठीक है, तो भी रिजल्टिंग सीरीज जो है वो AP ही रहेगी, ठीक है। लेकिन अब इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो डिफरेंट हो जाएगा, वो सेम नहीं रहेगा, वो DK आ जाएगा। अगर पहले डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इसका क्या था, कॉमन डिफरेंस क्या था, D था, लेकिन अगर कोई नंबर K से आपने मल्टीप्लाई कर दिया सीरीज को, तो नई सीरीज जो बनेगी उसका कॉमन डिफरेंस वो DK होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, देखने में थोड़ी सी वियर्ड लग रही है यहाँ पे, अगर हम इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। मान लो ये कोई सीरीज़ है, AP सीरीज है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ठीक है। अब ये फर्स्ट टर्म आपके पास 2 है और ये लास्ट टर्म 20 है, मतलब ये फर्स्ट टर्म है A1 है, और ये क्या है आपके पास AN, ठीक है। दोनों को ऐड कर रहे हैं तो वैल्यू कितनी आती है 22। लेकिन अगर मैं ये सेकेंड टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, और ये वाली कौन सी है, इससे पहली टर्म AN से पिछली AN-1, इन दोनों को ऐड करो, देखो 18 + 4 22, 20 + 2 फिर से 22। अच्छा, अब ये 6 + 16 ये भी कितना आता है, फिर से 22, 8 + 14 ये भी 22, 10 + 12 ये भी 22। अरे ये बात समझ में कि कोई भी टर्म जो इक्विडिस्टेंट होगी बिगिनिंग एंड एंड से, उनका सम सेम आ रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ सेकेंड और सेकेंड लास्ट टर्म, या फर्स्ट लास्ट टर्म का सम, थर्ड या थर्ड लास्ट टर्म, फोर्थ या फोर्थ लास्ट टर्म, यही बात ये चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। अब ये दिखने में थोड़ी सी वियर्ड लगती है बात, ठीक है, मतलब ऐसे करके लिखा हुआ है, थोड़ा सा डिफिकल्ट सा लग रहा है यहाँ पे देख के क्वेश्चन, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। ये एग्जांपल हमने लिया अभी, थर्ड और एट्थ टर्म का सम 22 आ रहा है, फर्स्ट और लास्ट का सम 22 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह फिफ्थ और सिक्स्थ का सम भी 22 आ रहा है, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट था इसमें। नेक्स्ट ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई भी 3 नंबर ABC AP में हैं तो सेंटर वाले का ट्वाइस इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि B-A इक्वल टू C - B, ठीक है। कई क्वेश्चंस में ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, ये या ये ऊपर वाला, दोनों में एक ही बात है ना कि B इधर ले जाओ 2B हो जाएगा A + C, ठीक है, तो 2B = A + C हो जाएगा, राइट। अब जैसे हम इसमें एग्जांपल लें कि फाइंड K इफ 2K - 1 and 3K + 7 and 4 - K are in AP। कहता K निकालो अगर ये तीनों नंबर AP में है, तो हम कहेंगे कि सेंटर वाले का ट्वाइस इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो ये कितना आ गया 6K + 14 इक्वल्स टू K + 3, K उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 5K इक्वल्स टू -11, यानी K की वैल्यू कितनी आ गई -11/5। इस तरह से K की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ओके ये बात भी आप वैसे याद रखें कि अगर कोई सीक्वेंस AP में है
तो उसकी nth टर्म हमेशा इस तरह की होगी, मतलब लीनियर। तो ये हम क्या कह सकते हैं, लीनियर फंक्शन। मतलब n की कोई भी पावर नहीं है, n की पावर 1 है, तो ऐसी सीरीज हमेशा AP में होती है। A और B यहाँ पे कांस्टेंट्स हैं, तो जो भी n का कोफिशिएंट होगा वही कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, मतलब ये शॉर्टकट है, आप किसी भी क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हो ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, अदरवाइज आपको निकालना पड़ेगा क्वेश्चन में। अदर वैसे आपको याद रखें कि कोई भी nth टर्म AP की है, n का जो भी कोफिशिएंट है वही कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, तो दिस यू हैव टू रिमेंबर। प्रूफ कर लेते हैं इसका। an आपके पास पता है जनरल टर्म ये होती है, तो an में हम सभी n वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करके सभी टर्म्स को n वाली टर्म का कोफिशिएंट देख लो इसमें कितना है, तो ऐसे लिख लिया ना मल्टीप्लाई करके। तो n का जो भी कोफिशिएंट है वो क्या है, कॉमन डिफरेंस है। ठीक है ना, तो मतलब कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, d आ जाएगा। नेक्स्ट, ये आपके पास AP सीरीज, अगर मैं कोई भी टर्म सेम डिफरेंस में उठाऊं, मतलब कि मैं इस AP की कोई भी हर एक थर्ड टर्म उठा के देखूं, ठीक है, तो ये जो वैल्यू है आपके पास, तो ये जो वैल्यू है ये भी AP में होगी। देखो, मतलब इस सीरीज की कोई भी थर्ड, सभी थर्ड टर्म उठा ली हमने, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर उसके बाद दो छोड़ के फिर तीसरी, फिर दो छोड़ के फिर तीसरी, ऐसे टर्म्स उठाई, तो ये वाली जो सीरीज़ बन रही है ये भी AP में आ रही है। ठीक है, तो जैसे कि हम इसका एग्जांपल ले लें कि AP सीरीज़ मान लो कोई भी 2 4 6 8 10 12, ठीक है, 14 16 18 20 22 चलता जाएगा। तो अगर मैं कहता हूँ टेक, वही एवरी थर्ड टर्म, एवरी थर्ड टर्म, कोई भी जरूरी नहीं है थर्ड टर्म लेनी है आपने, फोर्थ ले लो, सेकंड ले लो, वट एवर, एवरी थर्ड टर्म मतलब कि एक ये, फिर तीन, एक दो, फिर ये, फिर ये, फिर अगली 24 होगी ये, इस तरह से। तो देखो ये वाली टर्म को अगर ध्यान दें तो ये क्या है, 6 12 18 24, ये भी क्या है, AP में है। ठीक है, नेक्स्ट, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, दैट द फॉर्मूला आपको पता ही है, और इसका प्रूफ देखो कैसे होता है कि मान लो AP सीरीज ये है A1 प्लस D, A1 प्लस n-1D लास्ट टर्म है, ये सेकेंड लास्ट टर्म है। ठीक है, तो सम करने का तरीका क्या था, इसको उल्टा करके लिख लो। ठीक है, अगर मैं ये पलट के इसको लिखता हूँ तो ये बन जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो, इससे पहले मैं आपसे एक पूछूं क्वेश्चन कि अगर मैं कहूँ 1 से लेके 100 तक नंबर्स को ऐड करो, ठीक है, तो आप कैसे करोगे। 1 से लेके 100 तक नंबर्स को ऐड करना है कि मेरे पास लेट से सम है 1 + 2 + 3 प्लस सो ऑन 99 + 100, सबको ऐड करना है। तो इसको ऐड करने का तरीका देखो कैसे कर सकते हैं हम। इसको अगर मैं पलट के लिख दूं, मतलब 100 + 99 + 98 प्लस सो ऑन, ये 2 + 1 ऐसे होगा। तो सभी को ऐड वर्टिकली, ठीक है, वर्टिकली ऐड करें, यहाँ आया 2s, यहाँ आया क्या 101, ये 99 + 2, ये भी 101, फिर 101, ऐसे करके कितनी बार आ रहा है ये, 100 टाइम्स आ रहा है 101। अगर 100 टाइम्स 101 को ऐड करोगे तो 10100 इतना आ जाएगा, और 2 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा 50-50। लो कितना अच्छा, देखो कैलकुलेशन है ये, कि पहले 100 नंबर का सम कितना होता है, 50-50 होता है। ठीक है, तो बस यही कॉन्सेप्ट इसको करने के लिए हमें जो फॉर्मूला बना वो इसी तरह से बना है इसका।
ठीक है। तो ये जो एस एन है इसको पलट के लिख दिया और वर्टिकली ऐड कर दिया, मतलब ये इसमें ऐड किया, ये वाली टर्म इसमें ऐड की, एंड सो ऑन। ये वाली टर्म ऐसे इसमें ऐड होगी, ये वाली टर्म इससे इससे पहले वाली टर्म A2 में ऐड हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से। तो जब सबको ऐड करेंगे तो अब आपके पास n टाइम्स ये यहाँ पर देखो 2a1 एंड सॉरी ये वाला 2a1 एंड n-1d, फिर अगले में 2a1, फिर ये भी n-1d, इस तरह से बनेगा। तो 2 डिवाइड कर दो, तो ये आपके पास फॉर्मूला बन गया इस तरह का। सम का फॉर्मूला ये आपको पता ही है क्या होता है, n/2 2a + n-1 इंटू डी। ए फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है, n नंबर ऑफ टर्म्स है, राइट। अच्छा, ये फॉर्मूला जो था ये ऐसा भी था ना, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ये भी तरीका, ये भी फॉर्मूला कि n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, ये फर्स्ट और लास्ट टर्म अगर मालूम है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो अभी तक देखोगे कि आपको हमने कुछ भी नया नहीं किया, ये सब पुराना ही है, ये आपको पहले से पता था, ठीक है। ये देखो, ये 1 2 1 3 इतने डब्बे बने हैं, ठीक है। तो इसका रिवर्स हमने करके ऐड कर दिया बेसिकली, और फिर सारे को 2 से डिवाइड कर दोगे, विल गेट द आंसर। अच्छा, ये फंडा भी इम्पोर्टेंट है कि अगर nth टर्म AP की मान लो TN है या AN है, कुछ भी लिख लो, तो वो कैसे निकाल सकते हैं, SN में से SN-1 टर्म्स माइनस करके, तो nth टर्म आ जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली बात। और ये था कि अ सीक्वेंस इज एन AP, तो उसका सम टू n टर्म्स क्या होता है, ये होता है, इस तरह का होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है। तो ये याद रखें, जैसे nth टर्म AP क्या था, लीनियर फंक्शन, सम टू n टर्म्स जो क्या होता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन। A एंड B कांस्टेंट है, और कॉमन डिफरेंस इसमें क्या आएगा, 2a आएगा। ये भी एक फॉर्मूला याद रखें, मतलब जो n² का कोफिशिएंट है उसका ट्वाइस कर दोगे तो वो कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। तो दिस इज अ फॉर्मूला दैट यू कैन यूज शॉर्टकट। और सेकेंडली ये तो है ही है। अभी जैसे इसमें लेट्स एग्जांपल हम ले लेते हैं कि इफ़ Sn आपको गिवन है 2n² + 5, फाइंड फोर्थ टर्म। कहता है जी फोर्थ टर्म निकालो। अच्छा, इसको देख के ही हमें पता चल गया ये AP सीरीज है। क्यों? क्योंकि AP सीरीज का ही सम का जो है, ये n भी है साथ में, AP सीरीज में ही ये इस तरह का सम का फॉर्मूला होता है, ठीक है। कोई भी जो जनरल टर्म होती है, nth टर्म होती है AP की, इस तरह की होती है, n² वाली और n होती है, ठीक है। तो अब जैसे कहता है Sn इतना गिवन है, फोर्थ टर्म AP निकालो, ठीक है। तो ये याद रखना है कि आपको Sn जो है उसकी nth टर्म का जनरल फॉर्म ऐसे होता है, ठीक है, ये याद रखें। तो अब हमें देखो nth टर्म फोर्थ टर्म निकालने, तो फोर्थ टर्म कैसे निकालेंगे, हम कहेंगे कि S4 में से S3 माइनस कर दो। मतलब क्या हुआ कि पहली 4 टर्म में से पहली 3 टर्म माइनस कर दोगे तो फोर्थ टर्म आ जाएगी, राइट। तो मतलब अब कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 4 पुट करो, 5 × 4, ठीक है, माइनस यहीं पे 3 पुट कर दो इसमें, तो 2 × 3² प्लस 5 × 3। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट द फोर्थ टर्म ऑफ AP, ठीक है। हाँ जी, समझ आई बात। अच्छा चलो, अब कुछ एग्जांपल्स हम कर लें, कुछ जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ने थे AP के, ठीक है, जो भी आपने 10th तक पढ़े हुए हैं वही कॉन्सेप्ट हैं, और कुछ वैसे ही क्वेश्चंस भी होंगे अभी। अब जैसे क्वेश्चन है, इफ़ nth टर्म
ऑफ एन सीक्वेंस इज गिवन बाय दिस, ये ए एन ऑफ अ सीक्वेंस इज गिवन बाय दिस, राइट डाउन द फर्स्ट 5 टर्म। ठीक है, ये nth टर्म गिवन है, पहली 5 टर्म लिखनी है। ठीक है, तो nth टर्म आपके पास है n स्क्र माइनस एन प्लस वन। तो पहली टर्म क्या होगी इसकी, n की जगह 1 पुट कर दोगे, सॉल्व होके 1 आ गया। सेकेंड टर्म कितनी होगी, n की जगह 2 पुट कर दोगे, तो ये सॉल्व होके कितना आ जाएगा, 3। ऐसे ही थर्ड टर्म n की जगह 3 पुट कर दो, तो 9 माइनस 3 इज 6 प्लस 1 है 7, नहीं है कितना, 5 है। सेवन आया, 7 ठीक है। हाँ, तो ऐसे ही फोर्थ टर्म, 4 स्क्र माइनस 4 प्लस 1 16 माइनस 4 12, 12 प्लस 1 13, इस तरह से। तो इस तरह से ये टर्म लिखी आ रही है। तो ये हमें तो वैसे क्लियरली पता है इट इज़ नॉट एपी, ये एपी तो नहीं है ना, क्योंकि 1 3 आगे 5 आता तो होती है एपी। तो इसने बोला भी नहीं कि ये एपी है, और हमें यहाँ से देख के भी पता चल गया ये एपी हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि जनरल एपी कैसी होती है, में nth टर्म क्या होती है, ए एन प्लस बी, इस तरह की होती है ना, उसमें लीनियर फंक्शन होता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन नहीं होता जनरल एपी में। तो ये एपी नहीं होगी, ये पक्की बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है विच टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। कहता है इसकी कौन सी टर्म जो है पहली नेगेटिव टर्म होगी। तो लेट अस सी दिस, इसमें फर्स्ट टर्म कितना है 24, और कॉमन डिफरेंस हम निकाल लेते हैं। इट इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म है ना, तो दिस इज 231/4 माइनस 24, तो कितना आया 231 माइनस 96। ठीक है, सॉल्व करें इसको, 131 एंड 135 है ना, ये आ जाए कॉमन डिफरेंस। अब हम इसमें nth टर्म निकालते हैं, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, कितना है 24 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, कितना है 135/4। अब आपको क्या कहा गया है, nth टर्म क्या है, नेगेटिव। ठीक है, तो हमें ए एन को नेगेटिव ले लेना है, ए एन क्या है, लेस देन ज़ीरो, यानी कि ये सारी वैल्यू को आप लेस देन ज़ीरो रख के फिर एन निकालोगे वहाँ से। तो सॉल्व करें, 24 प्लस 135/4n माइनस 135/4 इज़ लेस देन ज़ीरो। अब ये सारी टर्म्स दोनों उठा के उधर ले जाएंगे, तो 135/4n इक्वल्स टू सॉरी लेस देन 135/4 माइनस 24। तो 135/4n इज लेस देन, एल्शियम ले लिया यहाँ पे 4, 96, 135 में से 96 गए, कितना आ गया 141 है ना, मैं ठीक कर रहा हूँ ना। ओके, तो ये 4 से 4 कट गया, तो n, क्वेश्चन में कोई गड़बड़ लग रही है भाई, ये सीरीज कोई सीरीज में मे भी मिस्टेक है। यहाँ पे ना ये वाली टर्म गड़बड़ लग रही है, ये 24 नहीं होगा, यहाँ कुछ और होगा, क्योंकि प्रॉपर सिस्टम बन नहीं रहा। हाँ जी, सॉरी 41 आएगा है ना, तो भी नहीं बनेगा ना। अब वो तो n की वैल्यू लेस देन ही कुछ और ही आ गया, मतलब ये एपी सीरीज बन नहीं रही एक्चुअली, इट शुड बी एपी। तो एक मिनट, हम्म,
अच्छा ठीक है, मैं गलत क्वेश्चन में कोई, पता है क्या गड़बड़ थी, ठहरो। ये हम गलत, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा गलत तरीके से प्रिंटेड है। 24, 23 होल 1/4, 22 होल हाफ, फिर 21 होल 3/4, इस तरह से है क्वेश्चन। अब इसमें फर्स्ट टर्म कितना है 24, और कॉमन डिफरेंस निकालो, इसमें से ये माइनस करो, 23 होल 1/4 में से 24 माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, -3/4 आ जाएगा, राइट कि नहीं? तो डी की वैल्यू इतनी आ गई। अब nth टर्म निकाल लो, क्या है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि 24 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है, -3/4। तो ए एन को हम ले लें लेस देन ज़ीरो वैसे ही, यानी कि 24 -3/4 एन प्लस 3/4 इज लेस देन ज़ीरो। तो ये वाली टर्म एन को उधर ले जाते हैं, तो पीछे बचा 24 प्लस 3/4 इज लेस देन 3/4 एन, राइट। अब आ गया 96 प्लस 3, 99/4 इज 3/4, 4 से 4 कट गया, 3 से ये कट गया, तो n इज ग्रेटर देन 33। तो कहता है n 33 से बड़ा होगा, यानी कि n क्या होगा 33 से बड़ा, विच इज द क्लोजेस्ट, क्योंकि उसने पूछा ना फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो पहली नेगेटिव टर्म में n जो है 33 से बड़ा होगा, यानी कि n शुड बी 34। तो 34th टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, क्योंकि 33 से अगर बड़ा नंबर कोई भी ले लेंगे n, तो उसमें सारी नेगेटिव टर्म्स आएंगी, 34th भी नेगेटिव है, 35th भी नेगेटिव है, सारी नेगेटिव है, लेकिन सबसे पहली नेगेटिव कौन सी होगी, 34th होगी। हाँ जी, समझ आई बात। और अगर यहाँ पे लेट से डेसिमल में आ जाता, मान लो आपके पास आता n इज ग्रेटर देन 33.2, ऐसे आ जाता, तो भी आंसर क्या होता, 34 ही होता, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है विच टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज प्योरली रियल या प्योरली इमेजिनरी। इसमें आई क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ -1, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला आयोटा है, ठीक है, दिस इज आयोटा। तो हम पहले विच टर्म की बात कर रहे हैं, हम nth टर्म निकाल लें। nth टर्म के लिए पहले फर्स्ट टर्म a कितना है, 12 + 8 आयोटा, और कॉमन डिफरेंस इसका निकाल लो, क्या है, a2 - a1, यानी कि 11 + 6 आयोटा -12 + 8 आयोटा, तो सॉल्व हो गए -1 - 2 आयोटा, ये आ गया कॉमन डिफरेंस। अब लिखें nth टर्म, क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो a की वैल्यू 12 + 8 आयोटा, n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू है -1 - 2 आयोटा, ठीक। अब क्या करें, अब आप आयोटा वाली टर्म सारी इकट्ठी कर लो, बिना आयोटा वाली टर्म एक तरफ कर, क्योंकि आप यहाँ पे बात रियल और इमेजिनरी की हो रही है, मतलब जहाँ जहाँ आयोटा होगा वो इमेजिनरी है, और जहाँ आयोटा नहीं होगा वो रियल है, तो इसलिए हम रियल और इमेजिनरी अलग अलग कर लें, तो मतलब वी हैव टू मल्टीप्लाई, जैसे n-1 को ही इससे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पे -n-1 एंड -n-1 इंटू 2 आयोटा, राइट। मतलब मैंने n-1 को अलग अलग मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने इकट्ठा कर दिया। तो अब ये दोनों आयोटा वाली टर्म है, इनको इकट्ठा करें और ये दोनों को इकट्ठा कर लें, तो अब हमारे पास क्या आएगा, 12 - n-1, एक ये बचा, और ये आया +8 आयोटा -2 टाइम्स n-1 आयोटा, ठीक।
इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख लें, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 13 माइनस एन आ गया। और इधर देखो दोनों में 2 आयोटा कॉमन है, अंदर क्या बचा 4 माइनस एन प्लस 1, राइट। बाहर माइनस है, अंदर साइन चेंज हो गए, तो अपने पास आया 13 माइनस एन प्लस 2 आयोटा इंटू 5 माइनस एन। तो ये बन गई nth टर्म आपके पास। तो प्योरली रियल के लिए क्या होता है, फॉर प्योरली रियल आयोटा वाली टर्म जीरो होनी चाहिए ना, तभी प्योरली रियल होगा। मतलब ये वाला जो वैल्यू है अगर ज़ीरो बना दें, 5 माइनस एन को ज़ीरो कर दें, यानी कि एन कितना आ गया 5, ठीक है। मतलब क्या हुआ, देयरफॉर फिफ्थ टर्म इज प्योरली रियल। कोई और टर्म हो सकती है प्योरली रियल इसके अलावा, और तो कोई हो ही नहीं सकती, है ना, क्योंकि एन की 5 को छोड़ के कोई भी वैल्यू ले लो, आयोटा तो सब में आएगा आएगा। लेकिन अगर हम एन की वैल्यू 5 लेते हैं तो आयोटा ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही फॉर प्योरली इमेजिनरी, इमेजिनरी के लिए क्या होना चाहिए, ये वाला फैक्टर ज़ीरो हो जाए, मतलब रियल वाला वैल्यू ख़त्म हो जाए, तो ये प्योरली इमेजिनरी बचेगा। 13 माइनस एन को ज़ीरो होना पड़ेगा, यानी कि एन कितना होगा 13, मीन्स कौन सी टर्म हुई 13th टर्म। तो 13th टर्म जो है वो प्योरली इमेजिनरी होगी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है, आपने 10th में किया ही हुआ है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी, कहता है इसमें कितनी टर्म्स हैं। ये आपके पास ए गिवन है 7, कॉमन डिफरेंस कितना है 10 माइनस 7 3, और nth टर्म कितनी है 43। तो nth टर्म का फॉर्मूला लगा के a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ से n निकाल लेते हैं ना। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये, तो आप कर ही लोगे। d की वैल्यू 3, फाइंड n, राइट। ऐसे द सिक्स्थ एंड 17th टर्म ऑफ ए पी आर 19 एंड 41, फाइंड 40th टर्म, ठीक है। मतलब सिक्स्थ टर्म आपके पास कितनी है 19, यानी कि सिक्स टर्म का मतलब a प्लस 5d कितना है 19, याद है ना। ऐसे 17th टर्म कितनी है 41, यानी कि a प्लस 16d ये कितना है 41। अब आपको 40th टर्म जो भी टर्म निकालनी है उसमें a और d आना चाहिए, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या आएगा, इसमें से ये माइनस करेंगे, a कट गया, तो 11d इक्वल्स टू 41 में से ये माइनस किया तो कितना आया 22 आया ना, 22, तो मतलब d की वैल्यू आ गई 2। तो पुट कर दें 1 में, यानी कि a प्लस 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 19, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 9, ए ओ डी 9, ए ओ डी दोनों आ गए, तो a 40 निकालना है 40th टर्म विच इज़ a प्लस 39d। तो फाइंड दिस, a की वैल्यू 9 है और ये 39 इंटू 2, यू गेट द आंसर, ठीक है। मतलब दो टर्म्स, दो इक्वेशंस बन गई हैं, उनको सॉल्व करके ए और डी निकालना। मतलब यहाँ पे आपको सीखना या याद दिमाग में क्या बात रखनी है कि जो भी वो टर्म बोल रहा है निकालने के लिए एपी में, आपको दो ही चीज़ें चाहिए, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, तो हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो जो भी गिवन सिनारियो होगा वहाँ से ही आपको ए और डी की जो इक्वेशंस बनी उसको सॉल्व किया और आपके पास ए और डी की वैल्यूज आ जाएंगी, दैट्स ऑल, ठीक है। ये क्वेश्चन भी 10 टाइम्स द 10th टर्म ए पी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 टाइम्स द 10th टर्म इक्वल्स टू 15 टाइम्स द 15th टर्म ऑफ ए पी, so that 25th टर्म इज 0। तो 10 टाइम्स 10th टर्म कितने होते हैं a प्लस 9d, 15 टाइम्स a प्लस 14d, तो सॉल्व कर लो बस, 10a प्लस 90d, सॉरी सॉल्व करने से पहले आप कैंसिल कर लो, है ना, वो ज़्यादा इजी रहेगा क्योंकि कैंसिल तो हो ही जाएगा यहाँ पे। 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, कैंसिल कर लिया। अब मल्टीप्लाई करो तो 2a प्लस 18d इक्वल्स टू 3a प्लस 42d, तो प्रैक्ट करो, ये इधर दोनों इधर ले आओ,
तो ए प्लस कितना आया 24d इक्वल्स टू 0। तो ये क्या होता है, 25th टर्म ही होती है। ये 25 क्या हो जाएगा 0, ये प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, शो दैट द सीक्वेंस इज एन एपी, कहता है शो करो ये एपी सीरीज है। तो अब ये लॉग का यूज आ गया इस क्वेश्चन में। तो एपी सीरीज के लिए आपको इसमें देखो nth टर्म या तो निकालो, ठीक है, nth टर्म निकाल के और फिर आगे करते हैं। ठीक है, तो nth टर्म इसकी कैसे निकालेंगे, पहले फर्स्ट टर्म कितनी है लॉग ए, कॉमन डिफरेंस क्या है लॉग ए स्क्वेयर बाय बी माइनस लॉग ए, ये कॉमन डिफरेंस है। तो अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, दैट इज लॉग ऑफ लॉग एम माइनस लॉग एन कितना होता है लॉग ऑफ ए स्क्वेयर बाय बी इंटू ए, ये बन गया। तो ये सॉल्व हो गया, लॉग ए बाय बी आ गया। तो ये कॉमन डिफरेंस आ गया। ठीक है तो अगर आप ऐसे भी चाहो कि ये थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ये इस तरह से आप कर लो ऐसे ही, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ये क्या है लॉग ए क्यूब बाय बी स्क्वेयर माइनस लॉग ए स्क्वेयर बाय बी। तो इसको भी सॉल्व करें, लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर बाय बी। ठीक है, तो इसको देखो सॉल्व करेंगे, बी भी कट गया, ए स्क्वेयर ए कट गया, तो फिर से लॉग ए बाय बी आ गया। तो देखो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। हमने डी जो है A2 माइनस A1 किया था तो भी आपके पास यही आ रहा था, और A3 माइनस A2 किया यही आ रहा है, सेम आ रहा है। सो इट इज़ एन AP, राइट। नेक्स्ट है, कहता है इफ pth qth एंड rth टर्म ऑफ एन AP आर ABC रिस्पेक्टिवली, शो करना है ये वाली ज़ीरो है। ये दो क्वेश्चंस हैं आपके पास। ठीक है, तो ये भी आपने 10th में आई होप के किया होगा ऐसा क्वेश्चन। अब pth टर्म इज a, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन pth टर्म कितना है a के इक्वल है। pth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, अब यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म आप स्मॉल ए ना लो, क्योंकि ए स्मॉल ए जो है वो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो आप फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए नहीं लेंगे। हम लेट कर लें कि फर्स्ट टर्म जो है फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए ले लें और कॉमन डिफरेंस को भी कैपिटल डी लिख लो, ताकि थोड़ा सा क्लियरिटी बना रहे क्योंकि स्मॉल ए स्मॉल बी जो है वो ऑलरेडी क्वेश्चन में यूज़ है। तो आप एपी की फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए नहीं लेंगे, याद रखें ये बात, अक्सर ये गड़बड़ होती है। तो अच्छा, pth टर्म का फॉर्मूला क्या हुआ a प्लस पी माइनस वन इंटू कैपिटल डी, ये a की वैल्यू आ गई। फिर ऐसे qth टर्म का फॉर्मूला, मतलब ये फर्स्ट टर्म मान लेते हैं ऐसे, ए क्यू कितना गिवन है आपके पास b, यानी qth टर्म का फॉर्मूला a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, ये कितना है b। एंड सिमिलरली rth टर्म कितना है c, यानी a प्लस आर माइनस वन इंटू डी, ये कितना है c के इक्वल, राइट। अब आप क्या करेंगे, बस इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में a b c तीनों की वैल्यू पुट कर दो और मल्टीप्लाई करो, सब कट जाएंगे, राइट। फर्स्ट टर्म आपके पास है a इंटू क्यू माइनस आर प्लस b इंटू आर माइनस पी प्लस c इंटू पी माइनस क्यू, पुट कर दो ए बी सी की वैल्यू। हाँ जी, कर लो कि नहीं, ये कि मैं आगे करूँ इसको सॉल्व। क्यों जी वंश, ओके, इसको मल्टीप्लाई करना है क्यू माइनस आर से इस तरह से। अच्छा, बस इसमें एक चीज़ है, ट्रिक जो है समझने वाली, एक समझ लो चलो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, कि मे बी वो काम आप नहीं कर पाओगे, मैं ही बताऊंगा।
इसमें मैं मल्टीप्लाई बहुत अच्छे तरीके से करूँगा, जिससे कि अगर आपको मैं दे दूँ ना ये मल्टीप्लाई करने के लिए, तो पता नहीं आप कितना लंबा इसको खींच दो। देखो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये ए है, ये रहा ए, ये रहा ए। मैं क्या कर रहा हूँ, पहले ए को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस सारे से, दोनों से, फिर ए को मल्टीप्लाई ये वाले ए को इन दोनों से, फिर इस ए को इन दोनों के साथ। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, ए तो सबसे मल्टीप्लाई हो ही रहा है, ए कॉमन लिख के अंदर क्या बचा, क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। बात समझ में आई कि ए को मैंने इससे 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 मल्टीप्लाई कर दिया। अब बचा दूसरा हिस्सा ये वाला। ठीक है, इसमें लेट से मैं डिफरेंट पेन यूज़ कर लूँ। ये वाला हिस्सा बचा, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा। इसको अब इसके साथ ऐसे, इसको इसके साथ और इसको इसके इकट्ठा रख के करते हैं, और सब में देखो डी कॉमन है सब में। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, डी पहले ही बाहर निकाल के लिख लेता हूँ और अंदर लिख देता हूँ p माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी प्लस आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। राइट, अब देखो ये तो सारे कट गए, ये तो जीरो हो गया पहले वाला तो। अच्छा, दूसरे वाले में फिर से वही फंडा अपनाओ, ये p इन दोनों से मल्टीप्लाई और माइनस वन को दोनों से करेंगे। ये देखो माइनस वन इधर है, माइनस वन इधर है, माइनस वन, तो मतलब एक तो आपके पास आ जाएगा पी क्यू माइनस पी आर प्लस, फिर आगे क्यू आर माइनस पी क्यू प्लस पी आर माइनस आर क्यू। ठीक है, फिर माइनस वन के साथ क्या आएगा, ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा। फिर माइनस वन के साथ आ जाएगा क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। तो थोड़ी सी जगह कम रहेगी। आपको समझ आएगा नहीं यहाँ तक? हाँ जी वंश, बात क्लियर है? चलिए, तो बस ये सारे आपस में कट के ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो इज़ द आंसर। दूसरे क्वेश्चन में भी कुछ इसी तरह की कैलकुलेशन है बस।